हेलो नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी चौधरी नर्सिंग ऑफिसर। फ्रेंड्स, आज अपन लेके आए हैं एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दो की दिल्ली एम्स जो है 11 जून को करवाने जा रहा है। उसके लिए स्पेशल वीडियो लेके आ रहे हैं। फ्रेंड्स, आपके पास 1 वीक टाइम बचा है। आप जो है एक बार थ्योरेटिकली पार्ट को हटा दो, जितना हो सके एक वीक के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। जितने ज़्यादा एक वीक के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारा वीडियो ये देखिए। मैं जब तक ये एग्जाम नहीं हो जाता आपके लिए स्पेशल एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस और पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंट्रेंस के लिए लेटेस्ट जो होता है सब्जेक्ट और अपना एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। तो फर्स्ट से लेकर एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एसपी चौधरी नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बिना टाइम खराब करें इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसका प्रीवियस वीडियो जो कल वीडियो डाला था उसके क्वेश्चन ऑफ द डे का जो क्वेश्चन था उसके आंसर की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन था एसिड फास्ट बेसिलाई विच इज पैथोजेनिक। कौन सा एसिड फास्ट बेसिलाई है जो पैथोजेनिक था? तो ऑप्शन उसमें डी दे रखा था फ्रेंड्स, माइकोबैक्टीरियम लेप्रियाई। तो फ्रेंड्स, राइट जो आंसर जाता है उसका माइकोबैक्टीरियम लेप्रियाई जाता है, जो कि पैथोजेनिक होता है एसिड फास्ट बेसिलाई। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन की बात हो गई। इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स बिना टाइम खराब करे अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, विच ऑफ द स्कोर इंडिकेट कोमा इन द एन अडल्ट पेशेंट एज पर ग्लासको कोमा स्केल। ग्लासको कोमा स्केल के हिसाब से अडल्ट के अंदर है कितना स्कोर होता है वो कोमा को इंडिकेट करता है। फ्रेंड्स, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ। जिसको ये प्रॉब्लम है कि हिंदी में क्यों बोल रहे हैं, तो फ्रेंड्स वह आप जो है पहले इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ आप उसको समझें, या फिर जो आपके स्क्रीन पर दिखाए गए हैं इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी सुन सकते हैं। और जो इंग्लिश में जो नहीं समझ आ रहा है उसके लिए मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आप हिंदी को जो है समझ सकते हो। ओके, तो ऑप्शन ए 0, बी 5, सी 9, डी 12। तो फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर की पहले बात कर लेता हूं मैं। वो जाता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 5 जो स्कोर होता है ये इंडिकेट करता है कोमा को अडल्ट के अंदर। तो ग्लासको कोमा स्केल क्या होता है? ये होता है फ्रेंड्स कॉन्शियस लेवल जो होता है उसका फाइंड आउट करने के लिए ग्लासको कोमा स्केल को अपन यूज में लेते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस ग्लासको कोमा के स्केल के बारे में। नॉर्मली अपन बेसिकली बात कर देते हैं कितनी रेंज होती है, क्या होता है। फ्रेंड्स, इसकी मिनिमम रेंज होती है वो होती है 3। ओके, और मैक्सिमम जो रेंज होती है वो होती है फ्रेंड्स 15। इसकी जो है मैक्सिमम रेंज होती है 15 और मिनिमम होती है 3। अगर 5 लेस देन 5 हो रहा है तो वो फ्रेंड्स इंडिकेट करता है कोमा को। कोमा के अंदर पेशेंट है तो उसकी रेंज होगी लेस देन 5 या 5 है तो वो इंडिकेट करेगा कोमा को। ओके, तो इसकी जो जनरली थोड़ी बहुत और है जो अपने को इंट्रो या कहीं ना कहीं से इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस पेशेंट के अंदर है स्पॉन्टेनियस या आई ओपनिंग है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आता है। उसके लिए आपको एक अलग से ट्रिक बताता हूँ। फ्रेंड्स, ग्लासको कोमा स्केल के अंदर क्या करते हैं अपन, मेजर क्या क्या करते हैं। एक तो देखते हैं फ्रेंड्स आई रिस्पॉन्स देखते हैं, एक देखते हैं फ्रेंड्स वर्बल रिस्पॉन्स देखते हैं, और एक देखते हैं फ्रेंड्स मोटार रिस्पॉन्स। ये फ्रेंड्स मैंने नंबरिंग के हिसाब से लिखा है, नंबरिंग के हिसाब से आपको याद रखना है। आई को देते हैं फ्रेंड्स 1 से लेके 4 तक का स्कोर देते हैं, वर्बल को देते हैं 1 से लेके 5 तक स्कोर देते हैं, और मोटार को देते हैं 1 to 6। ये इसको स्कोर देते हैं। इसको देते हैं 4 स्कोर, इसको देते हैं 5 और इसको देते हैं 6। 4, 5, 6 इनको स्कोर देते हैं और नंबरिंग के हिसाब से याद रखना है। अब हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट हो नंबरिंग के हिसाब से याद रखने के लिए। आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, आप नंबरिंग के हिसाब से इजिली इसको याद रख सकते, कभी भूलने के चांस भी नहीं बनते। ओके फ्रेंड्स, चलिए बताता हूँ आपको एक ट्रिक। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, पहले दे रखा था आई और फिर दे रखा था वर्बल और फिर दे रखा था मोटार। तो इसकी आप ट्रिक बताता हूं। ये होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन जो अपन वोट डाल के आते हैं फ्रेंड्स, वो इलेक्ट्रॉनिक जो लाइट से चलती है वो मशीन आप ऐसे याद रख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन। इसके हिसाब से आई, इसको वर्बल और इसको मोटर के हिसाब से रख सकते हो। इसको 4 स्कोर जाता है मैक्सिमम और मिनिमम 1, इसका मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5, इसका मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6। ऐसे इसका स्कोर आप याद रख सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है फ्रेंड्स वो आपको बता देता हूँ। अगर वीडियो लंबा नहीं हो रहा है तो आप कृपया ध्यान से इस वीडियो को सुने। इसमें दे रखा होता है फ्रेंड्स कि एक पेशेंट है स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग है और उसको जब आवाज देते हैं
तो वो क्या है, ओरिएंटेड होता है, ये बोलता है, और उसको जब कमांड करते हैं या बोलते हैं या पेनफुल स्टिमुलाई देते हैं तब वो है मोटार रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उसका ग्लासको कोमा स्केल कितना होगा, ऐसे करके क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक इंडेक्स दिखाता हूँ फ्रेंड्स, उसको है आप स्क्रीनशॉट ले लें या उसको नोट कर लें, उसी हिसाब से उसकी मार्किंग आप थोड़ा याद रखें। मैंने इसका निमोनिक आपको बता दिया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, और 4 होता है इसका 5 होता है, इसका 6 होता है, एक इसका मिनिमम होता है। ओके, और मिनिमम स्कोर होता है 3 और मैक्सिमम होता है इसका 15। आप ये याद रखें, बाकी क्या आपको एक इंडेक्स दिखाता हूँ, आप उसके हिसाब से याद रख सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स वो ग्लासको कोमा स्केल है, ये कॉन्शियस लेवल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। क्योंकि जो मान के चलो कोई एक्सीडेंट का पेशेंट है, कोमा में है, या कॉन्शियसलेस उसका कॉन्शियस लेवल है वो उसका इम्पेयर्ड है, उसको फाइंड आउट करने के लिए भी अपने को बहुत सारी ऐसी कंडीशन दे सकता है कि एक पेशेंट आया है, उसके अनकॉन्शियस है, उसको ये कंडीशन देखने को मिले, उसका ग्लासको कोमा स्केल कितना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए, आप इसको इंडेक्स को, आप इस इंडेक्स को देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्रेंड्स। आई ओपनिंग, आई रिस्पॉन्स और वर्बल और मोटार इसका देखना है, तो आप इसको देख सकते हो। इससे ऊपर का जो है ये आई का स्कोर है, एक मिनिमम और मैक्सिमम 4 होता है, और ये दे रखा है फ्रेंड्स वर्बल का, जो वर्बल का आप देख सकते हो 1 से 4 तक है, ये एक 1 to 5 तक है, ये 1 to 6 तक है, ये मोटार का बच गया। आप इसको ध्यान से देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको याद रख सकते हो। इसका निमोनिक मैंने आपको बता दिया है, इलेक्ट्रॉनिक और वाटर मशीन। ओके, और मिनिमम इसका स्कोर होता है, देखो फ्रेंड्स, एक इसका है मिनिमम, एक इसका है मिनिमम, और एक ही इसका है मिनिमम। तो फ्रेंड्स इसमें जो है एक स्कोर जो होता है ये मिनिमम ही है इसमें। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं। एक था तो 1, 2 और 3 मिनिमम हो गए, और 4, 5 और 6 ये 15 हो गए मैक्सिमम, ये इसका स्कोर होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी आज इंक्रीज इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्सेप्ट। फ्रेंड्स एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अपन जब जल्दी में होते हैं या टेंशन होती है एग्जाम की, तो अपन इनको दोनों को कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो अपन ध्यान नहीं रख पाते। एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट को आपको ध्यान ही रखना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये है कि कौन सी एक्टिविटी है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर देखने को मिलती है, एक को छोड़ के। ऑप्शन ए हार्ट रेट, ऑप्शन बी सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, ऑप्शन सी सलाइवा सिक्रेशन, ऑप्शन डी यूरिनेशन। तो फ्रेंड्स आपको पता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर आपको डिफरेंस पता है, तो आप इस क्वेश्चन को बेझिझक आप 101% राइट कर सकते हो, इसके गलत होने के कोई चांसेस नहीं बते। क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम अपना काम करता है फ्रेंड्स, जब अपन नॉर्मल कंडीशन के अंदर होते हैं, जब खा रहे हैं पी रहे हैं आराम से बैठे हैं, तब पैरासिम्पैथेटिक काम करता है। अगर अपना पीछे कोई कुत्ता लग जाता है तो अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। आप सोच सकते हो कि कुत्ता लगेगा तो मेरे अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होगी, हार्ट रेट बढ़ेगी, रेस्पिरेशन बढ़ेगा, मैं भागूंगा, पसीना आएगा। ये जो कंडीशन है, भूख नहीं लगेगी, यूरिनेशन भी नहीं होगा, ये कंडीशन है, ये सिंपैथेटिक के अंदर आती है। आप कुत्ते को याद रखो और सिंपैथेटिक को याद रखो, अपने आप पूरी थ्योरी क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन के हिसाब से। पैरासिम्पैथेटिक होता है रेस्ट के टाइम में। तो फ्रेंड्स इसमें इंक्रीज बताया है, तो हार्ट रेट फ्रेंड्स रेस्ट के टाइम में बढ़ती थोड़ी है अपनी हार्ट रेट, वो तो नॉर्मल होती है। तो ये इसका राइट आंसर जाता है, क्योंकि यहाँ एक्सेप्ट पूछा है फ्रेंड्स, तो ये राइट जाता है। पैरासिम्पैथेटिक के अंदर फ्रेंड डाइजेस्टिव जूस बढ़ता है, क्योंकि सिक्रेशन का डाइजेस्ट होता है, क्योंकि अपने को भूख भी पैरासिम्पैथेटिक के कारण ही लगती है। सिंपैथेटिक में अपने को कभी भूख नहीं लगती, और सलाइवा का सिक्रेशन तभी होता है जब अपने को भूख लगती है। और यूरिनेशन भी फ्रेंड्स आराम से बैठे हैं तभी अपने को यूरिन पास आउट होने की कंडीशन आती है। कुत्ता पीछे भाग रहा हो तो यूरिन किसी को याद नहीं आता। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड की। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड है, the situation in which individual have excessive worry or belief that they are suffering from a physical illness despite lack of medical evidence is known as। फ्रेंड्स एक इंडिविजुअल, एक पर्सन है जो एक्सेसिव वरी है और बिलीफ, वो सोचता है कि वो सफरिंग कर रहा है एक फिजिकल इलनेस से, और उसके अंदर जो है मेडिकल एविडेंस उसके अंदर कोई भी नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो बीमार है या कोई मेडिकल उसके कंडीशन है। उस कंडीशन को अपन क्या नाम देते हैं, किस नाम से जानते हैं? वो सोच रहा है कि फिजिकल इलनेस है मेरे को है। ऑप्शन ए फोबिया डिसऑर्डर, ऑप्शन बी सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, ऑप्शन सी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, ऑप्शन डी पेन डिसऑर्डर। फ्रेंड्स इसके राइट आंसर की अगर बात करता हूँ वो जाता है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, पेशेंट जो है
वो बिलीव करता है, ऐसे लगता है कि मेरा शरीर टूट रहा है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, फिजिकली इलनेस मुझे है। हालांकि मेडिकल एविडेंस या मेडिकल जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, तो इसके राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अभी फ्रेंड्स आपको इसको थोड़ा और क्लियर करवाते हैं ऑप्शन के हिसाब से। फ्रेंड्स फोबिया क्या होता है? ये होता है टाइप ऑफ एंजाइटी होती है फ्रेंड्स फोबिया। ओके, अब होता क्या है, ये एनी टाइप्स के फोबिया होते हैं फ्रेंड्स। आपको मैं जनरली सब टाइप्स के फोबिया नहीं बता सकता, 2-4 फोबिया के एग्जाम्पल बता सकता हूँ, और वो बता सकता हूँ जो कि अपने अभी तक पूछे जा चुके हैं, आने के चांस होते हैं। एक होता है फ्रेंड्स हाइड्रोफोबिया, जो कहता है वाटर से डर लगता है, उसको फियर फॉर वाटर। ओके, एक होता है क्लोस्ट्रोफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया होता है क्लोज स्पेस से डर लगना। एक होता है फ्रेंड्स एग्रोफोबिया, एग्रोफोबिया होता है पब्लिक प्लेस पे जाने से डर लगना। एक होता है फ्रेंड्स जीनोफोबिया, जो होता है स्ट्रेंजर जो पेशेंट जो है, स्ट्रेंजर जो पर्सन होता है, अजनबी होता है, उससे अपने को डर लगना। ये होते हैं फोबिया के कुछ टाइप्स। ऐसे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फोबिया होते हैं, साइकेट्री के अंदर अपनाते हैं। अगर अपन साइकेट्री का जिस टाइम टॉपिक लेंगे उस टाइम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब आपको फ्रेंड्स क्लोस्ट्रोफोबिया और एग्रोफोबिया में कंफ्यूज होता होगा, इसके लिए आपको एक छोटा सा निमोनिक बता दूं, क्योंकि ये दो चीज ऐसी है जो बहुत बार आ चुकी है और आने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि क्लोस्ट्रोफोबिया और एग्रोफोबिया ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो क्लोस्ट्रोफोबिया के अंदर सी आता है फ्रेंड्स, सी से होता है क्लोज स्पेस, क्लोज स्पेस से उसको डर लगता है, सी से क्लोस्ट्रोफोबिया हो गया। एगोरा होता है फ्रेंड्स, अपने जो गांव में उगाड़ बोलते हैं उसको ए से ही बोलते हैं, तो ए से एगोराफोबिया उसका हो सकता है। आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक बना सकते हो, जरूरी नहीं आप ऐसे याद रखो। मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ, इसलिए आपको बता दिया। आप रखो ना रखो, आपके हिसाब से आपने ट्रिक बना रखी है तो आप वही याद रखें, मेरी वाली ट्रिक को यूज में ना ले, बिल्कुल सही। ओके फ्रेंड, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, वो नेक्स्ट अपने देख ले सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर था, ये इसका राइट आंसर था। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डिसोसिएटिव डिसऑर्डर क्या होता है। ये होता है फ्रेंड्स, इसमें मेमोरी, आइडेंटिटी, इमोशंस, परसेप्शन और बिहेवियर, ये सब कुछ इम्पेयर्ड हो जाता है फ्रेंड। डिसोसिएटिव, डिस हो जाता है मतलब डिस्टर्बेंस हो जाती है सबके अंदर, वो होता है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। पेन का कोई डिसऑर्डर नहीं होता फ्रेंड्स, एक्यूट पेन होता है, क्रोनिक पेन होता है, इसके कोई स्पेसिफिक डिसऑर्डर नहीं होते। ओके फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है, द फेमस 40 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय। 14 प्रिंसिपल है फ्रेंड्स मैनेजमेंट के, अपन पढ़ते हैं मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन है, वो किसने डिफाइन किए थे। तो इसके फ्रेंड्स ऑप्शन की बात कर लेते हैं। वो है फ्रेंड्स एडम स्मिथ, ऑप्शन बी हेनरी फेयोल, ऑप्शन सी इल्टन मायो, ऑप्शन डी जेम्स वाट्स। तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर की बात करता हूँ, वो जाता है हेनरी फेयोल ने जो है 14 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के, 40 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल फर्स्ट। ओके, तो ये इसका बी राइट आंसर जाता है। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कीटोन बॉडीज आर फाउंड इन यूरिन पेशेंट विथ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज ड्यू टू। फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दे सकते हो, मेरे हिसाब से 101% जो है वो राइट आंसर देंगे, पर इसका लॉजिक आप समझने की कोशिश करना। एक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ का पेशेंट है और उसके अंदर कीटोन बॉडीज है, यूरिन के अंदर आ रही है। क्यों आ रही है फ्रेंड्स? अगर उसको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, यानी उसके जो है शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसी को तो अपन डायबिटीज़ बोलते हैं। तो फ्रेंड्स एक बात आप सोचते होंगे कि यार इंसुलिन जो है वो है नहीं, ग्लूकोज बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ है, तो कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन क्यों होगा? कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन तो तब होता है जब फास्टिंग की कंडीशन होती है और ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज की मात्रा नहीं रहती, तब फ्यूल के रूप में जो है डिपॉजिट फैट होता है, उसको ब्रेक डाउन करके कीटोन बॉडी बनती है। तो अपने को तो ऐसी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि ब्लड के अंदर तो बहुत ज़्यादा पहले से ग्लूकोज है, क्योंकि इंसुलिन तो इसको यूज में नहीं ले रहा। तो फ्रेंड्स इसकी थ्योरी आपको थोड़ा कंफ्यूज हुआ होगा, हाँ यार बात तो सही है, कीटोन बॉडी फिर क्यों बन रही है? क्योंकि ग्लूकोज तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, तो ग्लूकोज तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है ब्लड के अंदर। तो इसका आपको पहले राइट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन ए इंपेयर्ड किडनी फंक्शन, ऑप्शन बी इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, ऑप्शन सी इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, ऑप्शन डी डिकम्पोजिशन ऑफ एक्सेसिव शुगर इन ब्लड। तो फ्रेंड्स आप भी इसका राइट आंसर दे सकते हो, मुझे पता है, पर मैंने आपको थ्योरी क्लियर करने के लिए एक छोटा सा कुछ न समझाना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन बी इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ
फैट का मेटाबॉलिज्म होने की वजह से फ्रेंड्स कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ओके, जो फैट जो होता है फास्टिंग कंडीशन होती है, लंबे टाइम से जो खाना नहीं खा पा रहे हैं उनके अंदर जो है कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि डिपॉजिट फैट होता है फ्रेंड्स वो उसका ब्रेक डाउन होता है, और उसका ब्रेक डाउन होने से वो एज ए फ्यूल के रूप में यूज में लेते हैं, और तब जो एक्सेसिव अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन उसको बोलते हैं एसिडिक होता है, और ये यूरिन के साथ पास आउट होता है। ओके, अब बात करते हैं कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है और तो कीटोन बॉडी क्यों बन रही है, इसकी थोड़ी सी थ्योरी समझाते हैं। इस क्वेश्चन से हटके फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को एक बार भूल जाइए, अभी सुनिए। इसमें क्या होता है फ्रेंड, नॉर्मल कंडीशन होती है जब इंसुलिन जो है वो शुगर को सेल और टिश्यू को भेजता है। इंसुलिन जो है ग्लूकोज जो होता है ब्लड के अंदर उसको सेल और टिश्यू को शिफ्ट करवाता है, ताकि सेल और टिश्यू है उसका डाइजेस्ट कर सके, उसका मेटाबॉलिज्म कर सके और अपनी जो दैनिक जो क्रिया है वो कर सके। तो होता क्या है इस कंडीशन के अंदर, डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन है नहीं, तो सेल और टिश्यू के पास ग्लूकोज कोई नहीं भेजने वाला। सेल और टिश्यू जो है उसको ग्लूकोज नहीं भेजेगा तो वो अपनी नॉर्मल प्रोसेसिंग कैसे पूरी करेंगे। इसलिए ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, पर सेल और टिश्यू के अंदर फ्रेंड्स ग्लूकोज नहीं होता बिल्कुल से, क्योंकि इंसुलिन की कमी की वजह से सेल और टिश्यू के पास कोई भेजने वाला ही नहीं है ग्लूकोज। तो वो क्या करता है, उस कंडीशन के अंदर सेल और टिश्यू से है एक हार्मोन सीक्रेट होता है, जो हार्मोन कराता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट। डिपोजिट फैट होता है सेल और टिश्यू, जहाँ डिपोजिट होता है फैट का, वहां से जो है वो फैट डिपोजिट होता है, उसका वो हार्मोन्स ब्रेक डाउन स्टार्ट करवा देता है। क्योंकि सेल और टिश्यू को तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए, इंसुलिन नहीं दे रहा तो क्या होगा, वो ब्रेक डाउन करवाने लग जाता है फैट का, और वो फ्यूल के रूप में यूज में ले लेता है। और जो फैट का ब्रेक डाउन अगर वो हार्मोन करा रहा है तो फ्रेंड्स बात वहीं आ गई कि भूखा रहो या फैट का अपना ब्रेक डाउन हो बिना भूखे रहे, क्योंकि जो ग्लूकोज जो ब्लड के अंदर है वो तो सेल और टिश्यू को काम आना नहीं है अपने इंसुलिन के बिना, तो वो क्या करते हैं फैट का ब्रेक डाउन करवाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फैट होता है ये ब्रेक डाउन होता है वो एसिडिक होता है और वो कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन करता है। और एक्सेसिव अगर ब्रेक डाउन होने लगता है फैट का तो कीटोन बॉडी फॉर्मेशन होकर वो यूरिन के साथ एक्सक्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। ये लॉजिक होता है फ्रेंड्स कि यूरिन जो होता है उसके अंदर कीटोन बॉडी आ जाती है अगर डायबिटीज अनकंट्रोल पेशेंट के अंदर है। तो आपको अभी है जो कंफ्यूज नहीं होना है कि डायबिटीज के अंदर तो फ्रेंड्स वैसे भी ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, तो कीटोन बॉडी बनने की क्या जरूरत है, फैट क्यों टूटेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है उसको, तो वो उसको यूटिलाइज कर सकता है, पर यूटिलाइज उसको नहीं करता। मैंने आपको थ्योरेटिकली एक थोड़ा सा बताया था, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप इसको अगर समझ नहीं पा रहे तो आप इसको वीडियो को बैक करके वापस सुन सकते हो, क्योंकि मैं फास्ट बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लेंथी होने वाला है। आप बोलते हो कि पूरे ऑप्शन क्लियर करवाने हैं, तो इस हिसाब से फ्रेंड्स बनाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। 10 क्वेश्चन ले रहे हैं और इतना बड़ा वीडियो हो रहा है तो इंटरेस्टेड नहीं बनता। ओके, चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड, यूजिंग प्रीसियस मेथड टू इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम एंड अराइव एट सॉल्यूशन इज कॉल्ड। एक फ्रेंड्स मेथड लेना है अपने को, प्रीसियस मेथड लेना है, क्या किस में लेना है, इन्वेस्टिगेट करना है प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक मेथड को यूज में लेंगे पहले तो, और फिर उसी प्रॉब्लम को है अपन सोल्व करेंगे, अराइव एट सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे प्रॉब्लम का, उसको अपन क्या बोलते हैं। पहले बात कर लेते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन ए है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, ऑप्शन बी है साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्शन सी है क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शन डी है ट्रायल एंड एरर। राइट आंसर की बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स पहले मैं आपको, तो राइट आंसर जाता है फ्रेंड्स साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब कैसे साइंटिफिक, फ्रेंड्स साइंटिस्ट क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आई, जैसे कोरोना आया हुआ है अभी, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि कोरोना आया कैसे, उसको बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे कि इस चीज़ से कोरोना हो रहा है। अगर उनको ये पता चल जाता है कि हाँ इस चीज़ से ही कोरोना हो रहा है, ऐसे ऐसे फैलता है और ऐसे इसका जो है प्रोडक्शन या वो होता है, फिर वो क्या करता है साइंटिफिक रूप से उसका पहले पता किया, उसी साइंटिफिक रूप से है वो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी मेडिसिन वगैरह बनाते हैं। तो वो एक साइंटिफिक तरीका हो गया फ्रेंड, यही इस पे अप्लाई किया गया है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको पहले फाइंड आउट करो एक मेथड के द्वारा। मेथड यूज में लेते हैं अपन, नॉर्मल प्रॉब्लम होती है तो कोई मेथड यूज में लेते हैं फ्रेंड। साइंटिफिक जो कंडीशन होती है, साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या है एक मेथड के हिसाब से, एक वे के हिसाब से काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं
कोई भी मेथड के हिसाब से पहले प्रॉब्लम का फाइंड आउट करेंगे, प्रॉब्लम हुई कैसे, कहाँ से हुई, क्यों हुई, उसका पता करने के बाद ही वो है उसका सॉल्यूशन अच्छे से कर पाते हैं, नहीं तो उसका सॉल्यूशन सही से नहीं हो पाता फ्रेंड। इसलिए उसको बोलते हैं साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, साइंटिफिक तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना, पहले पता करना प्रॉब्लम हुई कैसे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है, Which of the following is most appropriate intervention to reduce stress in preterm infant at 32 week gestation? ये फ्रेंड्स बता रहा है कि एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या रखना है। अगर प्रीटर्म का बच्चा है तो उसको स्ट्रेस, उसकी कंडीशन है वो रिड्यूस स्ट्रेस करने के लिए, प्रीटर्म का बच्चा है तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन क्या रखना है, 32 वीक का गेस्टेशन का बच्चा है। ऑप्शन ए, टैक्टाइल स्टिमुलेशन अंटिल साइन ऑफ ओवर स्टिमुलेशन डेवलप। ऑप्शन बी, कंगारू केयर। ऑप्शन सी, सेंसरी स्टिमुलेशन इंक्लूडिंग सीवियर सेंसेस एट ए टाइम। ऑप्शन डी, एन एटीट्यूड ऑफ एक्सटेंशन। फ्रेंड्स इसके राइट आंसर की बात करता हूँ, प्री टर्म बेबी है तो उसको कंगारू मदर केयर की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर यहाँ रेडियंट वार्मा वगैरह होता तो क्या इनक्यूबेटर होता तो उसको भी मान सकते थे, पर क्वेश्चन के हिसाब से अपना कंगारू मदर केयर है या कंगारू केयर है, ये जाता है मोस्टली। प्री टर्म के अंदर बच्चे के अंदर फ्रेंड्स हाइपोथर्मिया की कंडीशन देखने को मिलती है, बॉडी टेम्परेचर बच्चे का जो है बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जो आउटर इन्वायरमेंट होता है, एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होता है उसका और इंट्रा यूट्राइन जो इन्वायरमेंट होता है उसके ज़्यादा बहुत डिफरेंस होता है। तो बच्चा अचानक से है प्योर मैच्योर है नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता और अपने टेम्परेचर है बॉडी का उसको मेंटेन नहीं कर पाता, क्योंकि उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो प्योरली डेवलप नहीं हो पाता, तो उसके अंदर जो है अपना जो हीट का फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। और हीट का फॉर्मेशन बच्चों में जो होता है ब्राउन एडिपोस जो टिश्यू होता है उसके ब्रेकडाउन की वजह से होता है, और अडल्ट के अंदर होता है फ्रेंड्स सीवरिंग की वजह से। अपने को ठंड लगती है तो अपने कंप कपाने लग जाते हैं, वो तब कंपाते हैं जब अपन उस टाइम जो है एनर्जी अपने अंदर बन रही होती है। बच्चे के अंदर कभी नहीं है तो ऐसा होता, क्योंकि बच्चा कभी है कंप कपाता नहीं है, सर्दी लगने से उसका ब्रेकडाउन होता है ब्राउन एडिपोस टिश्यू का, उसी से वो है हीट का प्रोडक्शन करवाता है। ओके, बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 की। ओलिगोहाइड्रोमनियोस इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ओलिगोहाइड्रोमनियोस याद रखना फ्रेंड्स, ओलिगो कम, हाइड्रोमनियोस एम्यूनिटिक फ्लूइड कम है, वो कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन ए, इसोफेजियल एट्रेजिया। ऑप्शन बी, डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन सी, रीनल एजेनेसिस। ऑप्शन डी, एनिनसेफेली। फ्रेंड्स इसके राइट आंसर की बात कर लेता हूँ पहले तो मैं ओलिगोहाइड्रोमनियोस की। ओलिगोहाइड्रोमनियोस देखने को मिलता है फ्रेंड्स रीनल एजेनेसिस के अंदर। अब देखते हैं फ्रेंड्स रीनल एजेनेसिस होता क्या है। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो है फॉर्मेशन जो होता है किडनी का, वो या तो फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, इसमें प्रॉपरली किडनी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, वन या बोथ किडनी का है फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, किडनी नहीं बन पा रही है, उसको बोलते हैं रीनल एजेनेसिस कंडीशन। उसके अंदर ओलिगोहाइड्रोमनियोस देखने को मिलता है। अब आप सोचोगे कि किडनी नहीं बन रही तो एम्यूनिटिक फ्लूइड का किडनी से क्या लिंक है, तो फ्रेंड्स इसका आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। वीडियो लेंथी हो रहा है फ्रेंड्स, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आप बोलते हो कमेंट के अंदर के चारों ऑप्शन क्लियर करवाने हैं, तो आपकी थ्योरेटिकली क्लियर करवाने के लिए वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, और मैं फास्ट बोल रहा हूँ इसके लिए भी सॉरी, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगा, बोलेंगे 10 क्वेश्चन डिस्कवर किए हैं और बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो गया। अब देखते हैं फ्रेंड्स रीनल एजेनेसिस के अंदर है ओलिगोहाइड्रोमनियोस कैसे होता है। फ्रेंड्स एक क्या होता है, रीनल प्रॉपर काम कर रहा है, किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है बच्चे की, तो वो क्या करता है एम्यूनिटिक फ्लूइड को सोलो करता है और उसको किडनी के थ्रू एक्सक्रीट कराता है, यूरिन पास आउट कराता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो फ्रेंड्स उस टाइम जो है यूरिन पास कर रहा है तो एम्यूनिटिक फ्लूइड की मात्रा जो है बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ तो किडनी मैच्योर ही नहीं है, किडनी का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा, तो वो कहाँ से सोलो करेगा और कहाँ से उसको जो है पास आउट करेगा, वो पास आउट करेगा ही नहीं। उस कंडीशन के अंदर जो है मोस्टली ओलिगोहाइड्रोमनियोस देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड इसोफेजियल एट्रेजिया। इसोफेजियल एट्रेजिया और इसोफेजियल फिस्टुला आपने सुना होगा फ्रेंड। अब दोनों में डिफरेंस बताते हैं। ये है फ्रेंड्स इसोफेगस, ये है फ्रेंड्स अपना ट्रेकिया। ये इसोफेगस आधा है और ऐसे आके स्टमक से ऐसे जुड़ जाता है। ओके, तो इसोफेगस एट्रेजिया जो होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इसमें जो है एट्रेजिया तो होता है इसोफेगस का बंद हो जाना, एक ही जगह क्लोज हो जाना यहाँ से, वो हो गया एट्रेजिया। अगर इसोफेगस ऐसे होके ट्रेकिया से जुड़ रहा है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बन रहा है, वो हो गया इसोफेजियल फिस्टुला। ओके,
तो ये हो गया एसोफेजियल ट्रैक है और इसोफेजियल फिस्टुला के अंदर डिफरेंशिएट। ओके, तो इस कंडीशन के अंदर है फ्रेंड्स, वो बच्चा है उसमें एस्पायरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और भी बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटी इसमें देखने को मिलती है। ओके, डाउन सिंड्रोम क्या होता है फ्रेंड? डाउन सिंड्रोम के अंदर होता है 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइसोमी होनी जाती है, उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। 21 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। रेनल एजेनेसिस को बता ही दिया फ्रेंड्स, फॉर्मेशन नहीं हो पाता वन या बोथ किडनी का। ओके, एनेन्सेफेली क्या होता है फ्रेंड्स? जो ब्रेन होता है एन एब्सेंट और इनसेफेली होता है फ्रेंड्स, ब्रेन अपने माइंड के लिए यूज में ले सकते हैं। इसमें क्या होता है? एब्सेंस ऑफ क्रेनियम वोल्ट होता है बच्चे के अंदर, ये रेयरली देखने को मिलता है फ्रेंड्स, बहुत सीवियर कंडीशन है। ये बच्चा जो है लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं एनेन्सेफेली। ओके, चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 की। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है assessing the laboratory finding, which result would the nurse most likely expect to find in client with chronic renal failure? एक क्रोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है फ्रेंड्स, सीधा सा क्वेश्चन आपको देखना है, उसका लेबोरेटरी फाइंडिंग करना है, तो वो कौन सा रिजल्ट जो है नर्स एक्सपेक्ट करेगी कि कौन सा रिजल्ट उसमें जो है देखने को मिल सकता है, एक्सपेक्ट। ओके, तो ऑप्शन ए है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 10-30 mg पर डीएल, क्रिएटिनिन 0.5 to 1.5 mg पर डीएल। ऑप्शन बी है डिक्रीज सीरम कैल्शियम और ब्लड पीएच 7.2 एंड पोटेशियम 6.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑप्शन सी है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 35 to 40 mg पर डीएल, पोटेशियम 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एंड डिक्रीज सीरम कैल्शियम। ओके, ऑप्शन डी है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 15 mg पर डीएल, क्रिएटिनिन 1.0 mg पर डीएल। तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। पहले तो क्रोनिक रीनल जो फेलियर होता है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर देखने को मिलता है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जाता है वो जाता है डिक्रीज सीरम कैल्शियम एंड जो पीएच होता है वो 7.2 हो जाता है और पोटेशियम का लेवल है वो 6.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। ये कैसे होता है? ये कैसे होता है फ्रेंड्स? इसका जनरली आपको बता देते हैं, एक पहले तो बता देते हैं आपको पोटेशियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है। पोटेशियम का नॉर्मल लेवल होता है फ्रेंड्स 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के अंदर फ्रेंड्स याद रखना मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्योंकि जो रेंज के आगे का जो ये दिया होता है ये अपने को क्वेश्चन खराब करवा सकता है। ओके, अब बात कर लेते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का नॉर्मल लेवल, ये होता है फ्रेंड्स 5 to 20 mg पर डीएल। ये mg पर डीएल के अंदर है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 5 to 20 mg पर डीएल। आप रिकॉल कर रहे हो फ्रेंड्स, अच्छी बात है, क्योंकि रिकॉल की हुई चीज़ कभी भूलते नहीं है और कॉन्सेप्ट बनते जाते हैं। ओके, बात करते हैं क्रिएटिनिन का नॉर्मल लेवल। क्रिएटिनिन का जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है फ्रेंड्स 0.6 to 1.2 mg पर डीएल, ये होता है क्रिएटिनिन का नॉर्मल लेवल। ये फ्रेंड्स कंडीशन जो है रीनल के अंदर अपन चेक करते हैं मोस्टली। अभी अपन देखते हैं इसके राइट आंसर ये कैसे गया। फ्रेंड्स पहले बात कर लेते हैं डिक्रीज सीरम कैल्शियम। कैल्शियम का लेवल डिक्रीज कैसे हुआ? क्रोनिक रीनल फेलियर की कंडीशन है फ्रेंड्स। आपको पता है कि किडनी है ये मोस्टली जो वेस्ट होता है बॉडी का उसको एक्सक्रीट कराने में ये हेल्प करती है। तो ये कैल्शियम का लेवल कम कैसे होगा? इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो रीनल है जो किडनी है वो प्रोडक्शन कम कर देती है। आपने सुना होगा 125 हाइड्रोक्सी, उसका जो है प्रोडक्शन वगैरह कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता जीआईटी से एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा। और किडनी जो है, किडनी आपको पता है फ्रेंड्स कैल्शियम है इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है उसके अंदर मेंटेनेंस के अंदर। एक तो हो गया फ्रेंड्स ये कि इसका प्रोडक्शन 125 हाइड्रोक्सी का नहीं हो पा रहा है, और जो है जो जैसे D2 अपने को बोलते हैं, D2 जो होता है कैल्शियम की फॉर्म होती है D2 D3, तो D2 होता है उसको बोलते हैं इर्गोकैल्सिफेरॉल, और D3 होती है इसको बोलते हैं कोलिकैल्सिफेरॉल। तो ये होता है फ्रेंड्स, इसको जो प्योर यूजफुल अपने बॉडी को बनाने के लिए जो है किडनी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर किडनी फेल है तो ये अपने जो है पूरी प्योरली यूटिलाइज नहीं होगी, किडनी इसका इस फॉर्म में चेंज नहीं कर पाएगी ताकि बॉडी इसको यूज में ले सके। और एक सबसे साइंटिफिक इसका तगड़ा वाला रेशनल है फ्रेंड कि जो इंक्रीज मिलता है सीरम पोटेशियम सीरम फॉस्फोरस का लेवल है किडनी फेलियर के अंदर बढ़ जाता है। अगर सीरम फॉस्फोरस का लेवल बढ़ रहा है तो फ्रेंड्स कैल्शियम का लेवल कम होता है। आपने कहीं ना कहीं कभी थ्योरेटिकली जरूर पढ़ा होगा कैल्शियम और जो फॉस्फोरस होता है
दोनों क्या है, अपोजिट काम करते हैं। फॉस्फोरस कम हो रहा है तो कैल्शियम बढ़ेगा, कैल्शियम बढ़ रहा है तो फॉस्फोरस कम होगा। तो क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, फॉस्फोरस का लेवल है बढ़ा हुआ मिलता है और कैल्शियम का लेवल कम मिलता है। अब बात करते हैं पीएच इतना क्यों होता है। पीएच नॉर्मल होता है फ्रेंड 3.35 यानी 7.35 टू 7.45 अपने मानते हैं पीएच। पीएच हो रहा है कम, इससे कम हो रहा है यानी एसिडिक की तरफ जा रहा है, इससे ज़्यादा हो रहा है एल्केलाइन। तो ये फ्रेंड्स एसिडिक दिया हुआ है। एसिडिक इसलिए दिया हुआ है, क्रोनिक रीनल फेलियर है तो जो वेस्ट है बॉडी का वो किडनी एक्सक्रीट नहीं करवा रही है और वो वेस्ट है बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट हो रहा है जो कि एक एसिडिक मैनर के अंदर होता है। इसलिए बॉडी का जो पीएच है ये कम हो जाता है, एसिडिक के अंदर चला जाता है। पोटेशियम का लेवल है फ्रेंड्स वो अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है बढ़ा हुआ 6.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इस कंडीशन के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है, पोटेशियम एक्सक्रिएट नहीं हो पाता या पोटेशियम मेंटेनेंस नहीं हो पाता। ओके, चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 की। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है, Which of the following intervention demonstrate the nurse understand about the newborn thermoregulatory ability? कौन सा इंटरवेंशन है डेमोन्स्ट्रेट कर रही है नर्स अंडरस्टैंड करने में, जो है इंटरवेंशन जो है डेमोन्स्ट्रेटली इंटरवेंशन है नर्स अंडरस्टैंड करेगी। क्यों? क्योंकि न्यूबॉर्न है उसका थर्मो रेगुलेशन की एबिलिटी क्या है, थर्मो रेगुलेशन बच्चे में कैसे होता है वो है अंडरस्टैंड करेगी नर्स, समझेगी या बताएगी। तो कौन सा इंटरवेंशन मोस्टली यूज में लेगी? ऑप्शन ए प्लेसिंग द न्यूबॉर्न अंडर रेडिएंट वार्मर, ऑप्शन बी सक्शनिंग विथ ए बल्ब सिरिंज, ऑप्शन सी ऑब्टेनिंग एन अपगार स्कोर, ऑप्शन डी इंस्पेक्टिंग द न्यूबॉर्न अम्बिलिकल कॉर्ड। फ्रेंड्स यहाँ आपको सीधा और कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये थर्मो रेगुलेटरी तो समझ आ ही रहा है क्योंकि थर्मो न्यूबॉर्न है और थर्मो रेगुलेटरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो अपन बिना सोचे अगर ऑप्शन को देखेंगे तो अपन रेडिएट वार्म ही राइट करेंगे क्योंकि रेडिएट वार्म है ये थर्मो रेगुलेटरी है, इसको मेंटेन करता है। थर्मो जो है अपने जो टेम्परेचर है बॉडी का उसको रेगुलेट करता है और रेडिएंट वार्मर होता है ये अपने हाइपोथर्मिया की कंडीशन से बचाता है। सक्शनिंग का इसमें कोई रोल नहीं होता फ्रेंड्स थर्मो रेगुलेटरी के अंदर। ओके, और बल्ब सिरिंज मोस्टली यूज में लेते हैं ये, तो इसमें राइट है। ओके, तो इसका राइट आंसर ये नहीं है फ्रेंड्स, मैं तो ऐसे नॉर्मली बता रहा हूँ कि सक्शनिंग के लिए बल्ब सीरीज अपने जो बच्चे को यूज में लेते हैं। अपगार स्कोर से इसका कोई लेवल लेना देना नहीं है, नेड़ तेड़े का ही। और जो है अम्बिलिकल कॉर्ड होता है फ्रेंड न्यूबॉर्न का, उससे भी इसका कोई लिंक नहीं है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ जा रहा है आंसर ए इज राइट आंसर, प्लेसिंग द न्यूबॉर्न अंडर रेडिएंट वार्मर। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपने विथ रेशनल डिस्कस किए हैं फ्रेंड जहाँ तक हो सके, पर मैंने फास्ट डिस्कस किए हैं क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। बहुत सारे पर्सन ऐसे जो इंटरेस्ट नहीं होते, बोलते हैं 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और इतना लेंथी कैसे हो गया। तो फ्रेंड्स बताने के लिए थ्योरी थोड़ी बहुत क्लियर करवानी बहुत ज़रूरी होती है ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आता है या कोई भी ऐसा आपने आगे क्वेश्चन आता है तो इसका थ्योरेटिकली कहीं ना कहीं है कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाता। ओके, तो आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन रखा है फ्रेंड्स, वो है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए है एब्स्टीन बार वायरस, ऑप्शन बी टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ऑप्शन सी साइटोमेगेलो वायरस, ऑप्शन डी वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसका फ्रेंड्स आपको डेली की तरह ही कमेंट के अंदर आंसर देना है, मैं आपको इसका रिप्लाई तुरंत करूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली के वीडियो जो आते हैं उनका आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी करें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक और बी कंटिन्यू योर स्टडी, यू अचीव योर गोल। ओके, थैंक यू, गुड बाय।